नमस्कार दोस्तों, अपन आज URATPG 2014 के मॉडल पेपर को हल करेंगे। पिछली क्लासों में अपन 2012 और 13 का पेपर हल कर चुके हैं। अपनी एग्ज़ाम 24 अगस्त को है, मतलब 4 या 5 दिन अपने पास बच रहे हैं। तो दोस्तों अपने पास 4-5 दिन में 2025 तक के मॉडल पेपर हल करेंगे। तो अगर 2012 से और 2025 तक के मॉडल पेपरों को अच्छी तरीके से अपन हल कर लिए, एक एक क्वेश्चन का अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो अपने पास एग्ज़ाम में ये मान लो कि 100 में से 30-40 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे इन मॉडल पेपरों से ही। बाकी इनके कॉन्सेप्ट आधार पर हो जाएंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे पेपर में सेम तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे 1 से 10 क्वेश्चन तो ये तो जीके के, इनको छोड़ते हैं। सब्जेक्ट में देखिए, जैसे 11वां क्वेश्चन है तो ये हर पेपर में आ रहा है कि सम्मित है, समतुल्य है, इस बेस पे क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। तो अपने को ये याद रखना है कि अपने नोट्स में देखना है कि सम्मित, प्रतिसम्मित और ये हल करने की क्या वो होती है, कॉन्सेप्ट होता है। फिर इसके आधार पर 1-2 क्वेश्चन हल करेंगे। पहले बात तो अगर पेपर हल कर लेंगे तो पेपर से ही ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे ये देखिए, अब 11वां क्वेश्चन देखिए, r बराबर 2 1 2 3 3 2 समुच्चय 1 2 3 4 पर एक संबंध है, तो r है। इसमें r क्या होगा ये ज्ञात करना है। अब अपने को सम्मित ज्ञात करने के लिए होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर होता है। अब इसमें ये इसके अंदर आना चाहिए कि इसमें आ रहा है कि ए बी कौन कौन सा है। ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, सी डी। ए बी कौन कौन सा है, ए बी है 1 और 2। तो इसमें देखना है कि अपने को पास 1 और 2 है। अगर 1 और 2 मिल जाए तो फिर ये ऐसे होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर। क्या 2 और 1 भी है? तो पहले बात तो इसमें 1 और 2 है ही नहीं, तो सम्मित तो नहीं होगा। प्रतिसम्मित ज्ञात करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि इसमें केवल यही कंडीशन होती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर दोनों मैचिंग हो रहे हैं, और क्या ए बराबर बी समान है। जैसे 2 बराबर 2, 1 बराबर 1। तो इसमें देखिए ऐसी कोई कंडीशन हो रही है क्या? नहीं हो रही है, तो प्रतिसम्मित भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया कि सम्मित और प्रतिसम्मित दोनों है, तो ये तो दोनों ही नहीं है। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ गया? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माना क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। माना एक फलन एफ क्यू माइनस 3 बिलोंग्स टू क्यू, जहाँ एफ एक्स 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 और क्यू माइनस 3 है, तो एफ एक है। अब इसमें एफ एक की और आच्छादक होगा, एक की परंतु आच्छादक नहीं होगा। एफ आच्छादक परंतु एक की नहीं, एफ ने एक की नहीं आच्छादक। इस ऑप्शन में से इसमें कौन सा आएगा 12वें क्वेश्चन में? तो देखिए दोस्तों, 12वें क्वेश्चन का आंसर आएगा एफ एक की है परंतु आच्छादक नहीं है। अब एक की ज्ञात करने के लिए क्या होता है? एक की ज्ञात करने के लिए अपने पास होता है कि एफ x1 बराबर एफ x2 होना चाहिए। तो ये चेक करते हैं। 2x1 प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 बराबर, इधर x1 की जगह x2 लिख देंगे, तो 2x2 प्लस 3 अपॉन x2 माइनस 3। अब इसको वज्र गुणन करेंगे अपन, तो देखेंगे कि x1 बराबर x2 आएगा या नहीं। x1 बराबर x2 आ जाएगा तो अपना f एक ही हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे और इसको करेंगे। तो देखिए, x2 को 2x1 से गुणा करें तब x1 x2, x2 को 3 से गुणा करें तब 3x2, और माइनस 3 को 2x1 से करें तब माइनस 6x1 और माइनस 9 बराबर, इधर लिख देता हूँ क्योंकि इधर मेरे पास जगह नहीं है। तो इस वाली संख्या को लिखेंगे 2x1 x2 प्लस 3x1 और माइनस 6x2 और माइनस 9। तो माइनस 9 से 9 कट गया और 2x1 x2 से ये कट गया। यहाँ पे बचा 3x1, यहाँ पे बचा 3x2 माइनस 6x1 और यहाँ पे बचा 3x1 माइनस 6x2, है ना। अब x1 वाली संख्या को एक तरफ लिख लेते हैं और x2 वाली संख्या को एक तरफ लिख लेते हैं। तो माइनस 6x1 और प्लस 3x1 इधर आएगा तब माइनस 9x1 हो जाएगा, और माइनस 6x2 प्लस 3x2 इधर आएगा तो माइनस 9x2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो अपने पास क्या आ जाएगा? x1 बराबर x2। तो ये कंडीशन अपने फॉलो हो रही है, तो ये एक ही तो है ना। अब आच्छादक की भी इसी प्रकार चेक कर लेते हैं। आच्छादक भी, तो अपने पास आच्छादक नहीं होगा तो अपना ये ऑप्शन सेटिफाई करेगा, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। दोस्तों
आपको हो सकता है कि क्वेश्चन हल करते समय कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत नहीं दिखे तो उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है शुरुआत में, धीरे धीरे हो जाएगी तो ये वाला आंसर आएगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना दोस्तों। 13वां क्वेश्चन देखिए, जैसे 13वां क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। यदि a लेस दैन इक्वल टू एक जालक है जहाँ 1 और 0 इसमें क्रमशः समष्टि ऊपरी तथा निम्न परिबद्ध है, तो इन ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा? तो ये है a v 1 बराबर 1 बिलोंग्स टू a। तो इसमें आएगा कि ये ऐसे आएंगे ना, ऊपर अगर इसका ऊपर खुला मुंह होगा ना तो होगा एक आंसर, और अगर ये नीचे खुला मुंह होगा तो इधर वाली संख्या होगी। ऊपर होगा तो इधर वाली संख्या आएगी और नीचे होगा तो इधर वाली संख्या आएगी। तो अपने पास देखो ऊपर है और इधर वाली संख्या आएगी, तो ऑप्शन नंबर यही आ जाएगा। ये याद करने की ट्रिक है, थोड़े बाद आप भी अपने माइंड में सेट किया करो कि इसको किस प्रकार याद करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यदि G एक ग्राफ है जिसमें E कोरे और N शीर्ष U1 U2 डैश डैश UN हो, तो समेशन I बराबर 1 से N DEG UI बराबर क्या होगा? ये एक फॉर्मूला है कि समेशन DEG क्या होता है, तो ये हो जाता है 2E। ये याद करना है। और इस पे दोस्तों इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसका, तो इसको याद करना है। और इसका एक फॉर्मूला होता है N-R प्लस E बराबर 2। ये दो फॉर्मूले होते हैं इस वाले में, तो इन दोनों फॉर्मूलों पे आधार पे ही क्वेश्चन आता है कि या तो ये पूछ लेगा या इसके ये देख के और ये पूछ लेता है, तो ये याद करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि G एक सरल संबंध समतलीय ग्राफ है जिसमें N शीर्ष E कोरे हैं, तो E ग्रेटर देन, तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये होता है E लेस देन इक्वल टू 3n-6। ये ऑप्शन है। अगर आपको हिंदी में पढ़ने में समस्या हो रही हो, क्योंकि इसमें लाइनिंग सी आ रही है, मैंने पेपर निकलवाया था तो भैया ने सही ढंग से नहीं निकाला, तो देखिए एक साइड लाइनिंग आ रही है, एक साइड नहीं आ रही है। इधर कोई क्वेश्चन दिखने में समस्या आ रही हो तो इधर इंग्लिश में देख लेना। प्रत्येक वृक्ष का होता है ऑप्शन एक केंद्र होता है, 2 केंद्र होते हैं, 1 अथवा 2 केंद्र होते हैं, 2 से ज़्यादा केंद्र होते हैं, तो प्रत्येक वृक्ष के 1 अथवा 2 केंद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संख्याक फलन AR बराबर 3R प्लस 2R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का जनक होता है। इसका जनक होगा दोस्तों, इसका जनक होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। x ग्रेटर देन 0 के लिए श्रेणी x स्क्वायर x³ बटे में 1 2 3 ये अभिसारी है होगा यदि, अब देखो ये UN बन रहा है अपने पास x की पावर n, क्योंकि 1 2 3 1 1 2 3 4 रखते जाएंगे n की जगह, तो ये ऐसी बनती जाएगी। और नीचे बन रहा है इधर, तो देखिए 2n हो रहा है, मतलब n की जगह 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, और इधर आ रहा है 2n-1, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2। यह बन गया अपने पास 2n-1 2n। तो ये वाली श्रेणी बनती थी, तो अभिसारी होती है x ग्रेटर देन, और अपसारी पूछेगा तो होता है x लेस देन 1। तो अपने पास पूछ रहा है अभिसारी, तो ऑप्शन ए सर्टिफाई कर रहा है x ग्रेटर देन 1। 19वां क्वेश्चन देखिए, है ना दोस्तों। ये होगा इसमें, क्योंकि अगर इसको अपन हल करते हैं ना तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN प्लस 1 होता है। तो UN तो है xn अपॉन 2n-1 2n, और UN प्लस 1 इसका n की जगह प्लस 1 कर देंगे तो ये तो बटे में आ जाएगा xn प्लस 1, और ये ऊपर चल जाएगा 2n प्लस 1 और 2n प्लस 2। तो अगर इसको काटेंगे पीटेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा 18वें में, ध्यान रखना। 19वां क्वेश्चन है ये हाइपरबोलिक श्रेणी पे आधारित क्वेश्चन है। 2 1p 3/2p
4/3 की पावर p। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए 19वें में ऑप्शन नंबर आएगा अपने पास अभिसारी होगी। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें अभिसारी के लिए तो होता है कि अभिसारी के लिए तो होता है ये 1 से बड़ा होना चाहिए p, और अपसारी डाइवर्जेंट के लिए होता है p 1 से लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब अगर लेस देन तो है, नीचे इक्वल टू भी होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, जैसे ये तो अपने को पता है कि p का मान 2 आएगा, क्योंकि पूरे के ऑप्शनों में कई क्वेश्चनों को क्या है कि जैसे अपने पास समय नहीं हो ना, तो ऑप्शन के आधार पर भी हल करने की कोशिश किया करो। जैसे अब इसमें 2 तो आएगा अपने को पता है, और इसकी शर्त होता है कि कन्वर्जेंट होगा तो 1 से बड़ा होगा, और डाइवर्जेंट होगा तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो देखिए इसमें कन्वर्जेंट अभी सारी 1 से बड़ा है तो 2 है, तो इसमें 2 से बड़ा होगा। और अब सारी देखिए 1 से छोटा 1 से इक्वल टू होता है, तो ये 2 से छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, इसमें पदिक समीकरण दे रखा है अपने को, आर बराबर वक्र दे रखा है, आर बराबर ए 1 माइनस कोस थीटा का पदिक समीकरण ज्ञात करना है। ये तो एक रिजल्ट है, इसको तो अपने को याद ही करना है। 20वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आएगा, p² बराबर r³/2a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, y बराबर a/2 e⁻x/a प्लस e⁻−x/a के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है p बराबर, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और पूरे की 3/2 और d2y/dx²। अब इस वाले का हल करके इसमें रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 21वें का ऑप्शन नंबर सी, y²/a। हल कर लेना दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बता देना। कोई भी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो, मैं कमेंट में आराम से आपको आसानी से सिंपल मेथड से बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन की आपको हिंट दूंगा कि ये किस प्रकार होगा, कैसे होगा। और अपने पास एग्ज़ाम में बहुत कम समय बच रहा है, तो अपन ज़्यादा पेपर को ज़्यादा हल करने के लिए ऐसे भी नहीं है कि एक पेपर को 2-3 घंटे ले रहे हैं एक क्लास में। अपन लगभग 40 से 50 मिनट के एवरेज में पेपर को हल करने की कोशिश करेंगे, जिससे अपने पास समय भी कम रह रहा है, तो समय भी बचे और सॉल्यूशन भी जल्दी हो। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा आएगा। अब अपने को देखिए क्वेश्चन देखिए, u बराबर f(y) प्लस ax प्लस g(y) माइनस ax। तो अब इसके आधार अपन ऑप्शन देखेंगे ना, तो अपने को ये पता चल रहा है कि एक तो 2 बार इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, 1-2 बार y के सापेक्ष करना है, फिर ऑप्शन में कौन सा सेटिफाई हो रहा है वो लगाना है। तो पहले अपन इसको x के सापेक्ष करेंगे, del u/del x, तो f' y प्लस ax। और अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, और ax है तो x की जगह 1 करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा a प्लस g' y माइनस ax, यहाँ पे बच जाएगा माइनस a। 2 बार करें, del2u/del x² बराबर f'' y प्लस ax, यहाँ आ जाएगा a² प्लस g'' y माइनस ax। दोबारा माइनस a आएगा तो माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, और a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ रख देता हूँ a²। अब इसी प्रकार अपन y के सापेक्ष करेंगे, del u/del y, तो f'' प्लस ax, y का करे तो 1 प्लस g' y माइनस ax 1। 2 बार करें, del2u/del y² f'' y प्लस a g' y माइनस ax। ax आएगा ना, यहाँ पे ax आएगा दोस्तों, है ना। अब देखिए अपने पास यहाँ पे a² कॉमन आ रहा है, तो del2u/del x² बराबर a² कॉमन आ गया, और फिर आ रहा है f'' प्लस ax और g'' y माइनस ax। तो देखिए del2u/del y² कितना आया, यही मान आ रहा है ना, del2u/del y²। तो यहाँ पे आ जाएगा del2u/del y², del2u/del x² बराबर a² del2u/del y²। अब ये देखिए कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आ रहा है अपने पास फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए।
और 23वां क्वेश्चन देखिए, ये तो समांतर होगा। 2x² माइनस 3x² माइनस 2y² बराबर 1 के पास दो अनंत स्पर्शी है, तो यह होगा समांतर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24वां क्वेश्चन, y² बराबर 2a माइनस एक्स बराबर x³ के लिए बिंदु 0 0 है, तो यह होगा एक उभयागर कस्ब। अब ये क्वेश्चन हर मॉडल पेपर में है, मतलब 2012 से लेकर 25 तक हर एग्ज़ाम में यहाँ पे बस डेटा लगा रहा है। नहीं, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये नोड होगा कि व्युक्त बिंदु होगा कि दिक् बिंदु होगा कि उभयागर। दिक् तो कोई होता ही नहीं है, अपने पास ये तीन ही आते हैं, नोड, व्युक्त और उभयागर। अब इसको ज्ञात करने के लिए अपने को दो बार तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जैसे आर ज्ञात करेंगे तो del 2u अपॉन del x², एस ज्ञात करेंगे तो del 2u del x del y, टी ज्ञात करेंगे तो del 2u अपॉन del y²। अब अगर अपने पास ये शर्त आ रही है s² माइनस आर टी 0 से बड़ा हो रहा है, तो ये होगा नोड, और s² माइनस आर टी बराबर 0 हो रहा है, तो ये होगा उभयागर, और s² माइनस आर टी 0 से छोटा हो रहा है, तो ये होगा व्युक्त बिंदु। तो इसमें कौन सा सेटिफाई करेगा, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें अपने पास सेटिफाई करेगा दो उभयागर, s² माइनस आर टी बराबर 0 होगा, तो अपना आप ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कि यह एक उभयागर है। 25वां क्वेश्चन देखिए, वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर 1 की पावर 2/3 की संपूर्ण लंबाई, ये होता है एस्ट्रॉयड। अब ये स्टैंडर्ड मेथड है, तो दोस्तों इनको अपने को याद करना है, नहीं कि इनका सॉल्यूशन करना बैठ जाएंगे, एक पेज भर रहे हैं 5 मिनट लग गई। ऐसों को तो अपने को याद ही करना है कि इसके संपूर्ण लंबाई कितनी होगी, तो ये भी नहीं होती, इसके ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसकी संपूर्ण लंबाई होती है 6a। जैसे एस्ट्रॉयड हो गया, कार्डियोइड हो गया, सिसोइड हो गया, इनका अपने को आयतन, क्षेत्रफल और लंबाई ये याद ही करनी है, जिससे क्या है कि ऑप्शन दिखे और अपन टिक लगा सके। ये स्टैंडर्ड मेथड होते हैं, तो इनको तो अपने को याद ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26वां क्वेश्चन, दीर्घवृत्त x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 बराबर 1 को x के सापेक्ष गुमा जनित ठोस का आयतन, इसका आंसर होगा 48 भाई। इसको तो कर लेना, पिछले पेपर में बताया था मैं कि किस प्रकार दीर्घवृत्त का वो करते हैं, तो कर लेना इसका, है ना दोस्तों। और 1 मिनट रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अपने को देखिए 27वें समाकलन ज्ञात करना है कि इसमें समाकलन क्या होगा। तो समाकलन ये तो बहुत सिंपल है, 0 से 1 का दे रखा है, 0 से 1 x² प्लस y², ये सीमा तो होती है x की और ये होती है y की। अब देखिए अपने को पहले y की सीमा लिखना है, dy अपॉन dx। अब 0 से 1 तो ऐसे कि ऐसे, और ये y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा x² y, और यहाँ आ जाएगा y³ अपॉन 3, और सीमा कितनी दे रखी थी 0 से 1, बच गया क्या dx। अब अपने को y की जगह 1 रखना है और 0 रखना है, तो y की जगह 1 रखे तो यहाँ तो बच गया x² और यहाँ पे बच गया 1/3 dx। अब इसका देखिए 0 से 1 x² dx प्लस 0 से 1/3 dx अलग अलग कर लिए, तो इसका x के सापेक्ष करेंगे तो x³ अपॉन 3, 0 से 1, है ना, और इसका 1/3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x 0 से 1। अब x की जगह 1/3 1 रखे, 1/3 प्लस 1/3 आ गया, और इसका हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर डी, है ना दोस्तों। 28वां क्वेश्चन देखिए, अचर त्रिज्या r का एक गोला मूल बिंदु 0 0 से है एवं निर्देशांक को ABC पर काटता है, तो ABC का केंद्र के एक बिंदु पता है। अब इसको ऑप्शन से हल करते हैं अपन। तो अगर अपन इन ऑप्शनों में 0 0 रखेंगे ना, या तो ऑप्शन से कर लो या इसको याद कर लो 28वें को,
तो याद ही कर लो, अपन तो याद करेंगे तो इसका ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो इसको याद कर लेंगे कि केंद्र का बिंदु पथ होगा अगर 0 0 पर काटता है निर्देशांकों को, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आता है कि 9x² + y² + z² बराबर 4r² आता है ना, ध्यान रखना है। और 29वां क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला है, इसको तो याद करना ही है। R1 और R2 त्रिज्याओं के दो गोले लंबिक रूप से काटते हैं तो उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या होती है R1 R2 √R1 का स्क्वायर + R2 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 30वां क्वेश्चन है ना। शंकु 5x² - 9y² + z² - yz + zx - 5xy बराबर 0 का शीर्ष है। अब इसको करते हैं अपन ऑप्शन से। अगर ऑप्शन में ये ए ऑप्शन में जैसे x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1 रखने पर इधर वाला 0 आए, वही अपना ऑप्शन है। तो 1 1 रखेंगे तो 0 आएगा नहीं। अपने को पता है कि 0 0 रखेंगे तो ये भी 0 होएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। 0 को जोड़े घटाए कुछ भी करे हमेशा 0 ही आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सेटिफाई हो रहा है, तो 30वां का ऑप्शन बी आ जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखिए, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 एक बेलन को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? बेलन को। तो बेलन का अक्ष होगा ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। कौन सा अक्ष को बेलन कौन सा अक्ष है ये चेक करना है अपने को 31वें में। तो ये चेक करेंगे तो ये होगा जेड एक्स के समांतर, क्योंकि इसमें जेड का कोई डेटा दिख रहा नहीं है, तो ये जेड एक्स के समांतर होता है। 32वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको याद कर लें। जैसे इसका होता है, यदि समतल LX + NY + NZ बराबर 0 NZ बराबर P सांकोज x² + b² + cz² बराबर a को स्पष्ट करता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? तो अपने पास आएगा L² / a + M² / b + N² / c बराबर p², ये आएगा इसमें। 33वां क्वेश्चन देखिए, ये LPP का क्वेश्चन आ गया। एक नियतन समस्या में M नौकरी और M व्यक्ति है। आधारित सुसंगत हल के प्रारंभिक स्तर पर आधारित चरों की संख्या है। इसमें आएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी M-1, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा M-1। 34वां क्वेश्चन देखिए, पूर्णांकों का समुच्चय जेड है। अब जेड एक समुच्चय होता है कि जेड विवर्त समुच्चय होता है कि जेड विवर्त और समवर्त दोनों होता है कि परिबद्ध होता है कि क्या होता है? तो हमेशा जेड पूर्णांक होता है एक समवर्त समुच्चय। 35वां क्वेश्चन देखिए, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R संयुक्त समुच्चय नहीं है। क्या वास्तविक समुच्चय का R संयुक्त यानी संयुक्त यानी होता है कॉम्पैक्ट सेट, है ना। और दूसरा होता है, क्या प्रत्येक विवर्त अंतराल संयुक्त समुच्चय होता है? सी ऑप्शन होता है A1 A2 A3 AN बिलोंग्स टू R संयुक्त है, ऑप्शन डी है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का प्रत्येक संयुक्त उपसमुच्चय समवर्तता परिबद्ध होता है। इसमें कौन सा असत्य है ये चेक करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि प्रत्येक विवर्त अंतराल सेट समुच्चय नहीं होता। विवर्त अंतराल सेट समुच्चय तो होता है लेकिन प्रत्येक नहीं होता, एवरी सेट नहीं होता है कि ये कॉम्पैक्ट सेट होगा। 36वां क्वेश्चन देखिए, इसका सीक्वेंस करेंगे तो इसका सीक्वेंस 2 आएगा, -1 और 1। तो इसकी निम्न सीमा -1 हो गई, उप सीमा हो गई, ऊपरी सीमा हो गई +1। तो ये परिबद्ध तो है, तो इसमें देखिए अभिसारी परंतु परिबद्ध नहीं, तो परिबद्ध तो है, ये तो नहीं आएगा। न अभिसारी न परिबद्ध ये भी नहीं हो सकता। परिबद्ध और अभिसारी दोनों, ये अभिसारी नहीं होता क्योंकि अभिसारी 2 ही बिंदु पे नहीं होगा, ये आगे भी चलेगा, तो ये परिबद्ध है परंतु अभिसारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक फलन f समवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है तथा सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी एक ऐसा बिंदु है एफ सी ग्रेटर दैन 0, तो एक वास्तविक संख्या डेल्टा ग्रेटर 0 का अस्तित्व है।
तो इसमें अपने को पता है कि आंसर में ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तो आएगा ही आएगा। देख ग्रेटर दैन इक्वल टू कौन से में 0 में है, इसमें तो नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसमें है। लेकिन इसमें ये वाला है ना, यहाँ पे आएगा C माइनस डेल C प्लस डेल। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है देखते हैं। ये भी लेस दैन आ रहा है तो ये भी नहीं आएगा। अब ये ग्रेटर दैन आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सेटिफाई हो रहा है इसका। अब 38वां क्वेश्चन देखिए, वह अंतराल जिस पर रोले पर में सभी प्रतिबंधों पर संतुष्ट होगा वह कौन सा होगा। 38वें क्वेश्चन में 38वें क्वेश्चन का अपने पास ऑप्शन नंबर आएगा ए, 0 और 1। ये रोले पर में पर संतुष्ट हो रहा है 38वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39वां क्वेश्चन। अब इनमें 39वें क्वेश्चन में अपने को असत्य और असत्य का धन ढूंढना है कि असत्य का धन कौन सा है। ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो 39वें क्वेश्चन में देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन देखिए, समवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित प्रत्येक फलन रीमान समीकरणीय होता है। ये तो सही है दोस्तों। समवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित प्रत्येक एक दिष्ट फलन रीमान समकलनीय होता है, ये भी बिल्कुल राइट है। और समवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित प्रत्येक परिबद्ध फलन रीमान समाकलनीय होता है। प्रत्येक परिबद्ध फलन रीमान समाकलनीय नहीं होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। और डी ऑप्शन है, समवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित प्रत्येक अचर फलन रीमान समाकलनीय होता है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40वां क्वेश्चन, समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी कोस एन एक्स अपॉन एन पी बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू r एक समान अभिसारी है। अब एक समान अभिसारी होगा p ग्रेटर देन 1, सी ऑप्शन। अब अपने पास ये नहीं है कि हर अब अपने ये ध्यान रखना है समय बचाने के लिए कि अब इसको अपन हल करने लग जाएंगे, फिर भी अपने पास ऑप्शन यही आने का, क्योंकि अपने पास हर एग्ज़ाम में ऐसा ही पूछ रहा है कि अभिसारी के लिए क्या शर्त है, अपसारी के लिए क्या शर्त है। ये नहीं पूछ रहा है कि ये किस प्रकार होगा। तो अपने को मात्र 5 मिनट में 5 मिनट देनी है इस टॉपिक में, ये वाले बिंदु में कि अभिसारी और अपसारी की क्या क्या शर्त होती है। जैसे कोसी प्रमेय की क्या होती है, गामा फलन की क्या होती है, हाइपरबोलिक की क्या होती है, ये वाली याद रखना है। ये आप इस चैनल के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, तो मैं 1-2 दिन में इन शर्तों को लिख कर भेज दूंगा। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो भी जिस भी टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों टेलीग्राम को ज़रूर चैनल कर लें, वो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41वां क्वेश्चन, माना वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर एक दूरिक D निम्न प्रकार से परिभाषित है, D ऑफ एक्स वाई बराबर मोड x माइनस वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई बिलोंग्स टू R। तो असत्य कथन ढूंढना है अपने को 41वें क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए असत्य कथन कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए ओपन इंटरवल ए बी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स एस टू बी एक विवर्त समुच्चय है, सही है। ये तो ओपन इंटरवल ए सु इन्फिनिटी एक विवर्त समुच्चय, ये भी सही है। रिक्त समुच्चय फाई और आर विवर्त समुच्चय, ये भी ठीक है। और ये देखिए क्लोज इंटरवल ए बी ओपन एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स ए टू बी एक विवर्त समुच्चय, ये गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माना x और y दूरिक समष्टि है तो फलन f ऑफ x टू y पर संतत है यदि और केवल यदि x के प्रत्येक उपसमुच्चय a के लिए है। तो इसमें होगा अपने पास ऑप्शन ए। ये ध्यान रखना है कि f a के ऊपर ही बार होगा और सबसेट f a पूरे के ऊपर बार होगा, है ना। 43वें क्वेश्चन अवकल समीकरण के क्वेश्चन आ गया। अब जैसे अवकल समीकरण वाला टॉपिक है, इसमें 8-10 क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा हार्ड नहीं आते। किसी में 2-3 क्वेश्चन तो समाकलनीय गुणांक के आ जाते हैं, 1-2 CF का आ जाता है। ये याद करना है अपने को, देखना है, याद नहीं मतलब समझना है कौन कौन सी कंडीशन होती है। अब ये देखिए 43वें क्वेश्चन में इसमें अपने को पूछ रहा है समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक याद करने के लिए dy अपॉन dx और इस वाली संख्या को इधर भेजेंगे तो y अपॉन 3x माइनस 10y क्यूब बराबर 0। अब देखिए dx इसको उल्टा करेंगे dx अपॉन dy, तो यहाँ तो आ जाएगा 3x अपॉन y प्लस है ना, और यहाँ आ जाएगा 10y स्क्वायर बराबर 0। तो dx अपॉन dy
3/y x और ये आ जाएगा 0 से इधर, तो प्लस का हो जाएगा 10y²। अब इसमें ये ज्ञात करते हैं ना समकलनीय गुणांक, तो इसका फॉर्मूला होता है e⁻p dx, है ना। और x के सापेक्ष होगा तो dx होगा, y के सापेक्ष होगा तो यहाँ dy हो जाएगा। तो p अपने पास क्या दे रखा है 3/y, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ कर लेता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ कर लेता हूँ IF बराबर, देखिए e⁻p dy कितना दे रखा है 3/y dy। अब इसको हल करेंगे तो 1/y का क्या होता है log y, तो यहाँ आ जाएगा e⁻log y, इस ये 3 है तो यहाँ क्यूब में आ जाएगा, तो यह ऑप्शन हो जाएगा अपने पास e⁻y क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा है, मतलब y क्यूब है तो log हटेगा तो y क्यूब ही आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 43 में क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर y क्यूब आ जाएगा डी, क्योंकि ये log के सापेक्ष y क्यूब का करेंगे तो e से log कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा ओनली y। 44वां क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इसका टुकड़ा करना है अपने को। इसका टुकड़ा हो जाएगा p² - 3p और -2p + 6 = 0, तो p -3 -2p -3 = 0। एक टुकड़ा तो हो जाएगा p -3 और एक टुकड़ा हो जाएगा p -2 = 0। अब ऑप्शन में देखिए कि y -3 और y -2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ये तो आ रहा नहीं क्योंकि ये x के आ गया तो ये तो आएगा नहीं। अब ये 3 ऑप्शन है, इसमें देखिए y -3 इसमें आ रहा है, y -2 इसमें भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा अपने पास, है ना। यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आएगा, ये नहीं आएगा, माइनस आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45वां, अवकल समीकरण d2y अपॉन dx² + dy अपॉन dx बराबर x² + 2x + 4 का विशिष्ट समाकलन ज्ञात करेंगे। तो ये आ गया d² + dy बराबर x² + 2x + 4, है ना। तो विशिष्ट समाकलन हम ज्ञात करने के लिए ये बटे में लगा देते हैं d² + d, और यहाँ इधर ऐसे कैसे लिख देते हैं x² + 2x + 4, है ना। यहाँ से d कॉमन आ रहा है तो अपने पास आ गया 1 + d और x² + 2x + 4, ये तो चलता जाएगा इसके साथ ऐसे ही। और देखिए 1/d और इसको ऊपर भेजेंगे तो 1 + d का इन्वर्स हो जाएगा और x² + 2x + 4। अब इसका है ना, इसका इन्वर्स खोलेंगे तो अपने पास आ जाएगा ऐसे 1 - d + d² - d³ और फिर इसको हल करेंगे तो अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 45वां का ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। सी ऑप्शन नंबर क्या है, x³/3 + 4x। ठीक है दोस्तों। 46वां क्वेश्चन देखिए, अवकल समीकरण x² d2y dx²। अब x बराबर अपने को मानना है EZ, फिर यहाँ पे d2y है तो इसको रखना है d-1 और ओनली d है तो इसको रखना है d बराबर d-1 भी है क्या, -1 बराबर x²। तो देखिए इसको गुणा करेंगे d² - d + d - 1 बराबर x²। -d से +d कैंसिल हो जाएगा और d² - 1 बराबर x² आ जाएगा। अब ये इसको हल करेंगे ना तो यही तो आ जाएगा अपने पास d² बराबर 1 यानी d बराबर ±1। तो एक तो पहला मान तो आ जाएगा y बराबर c1x + c2(1/x)। तो देखिए इसमें कौन से ऑप्शन में आ रहा है, मतलब ये वैसे तो ये सही आ रहा है, लेकिन ये e⁻z को खोलेंगे ना तो x का तो x आ जाएगा और -x का 1/x आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में आ रहा है। अब इनमें होगा, अगर इनका PI निकालेंगे ना तो अपने पास आएगा x²/3, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। निकाल लेना, अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंशिक अवकलन करना है तो पहले तो z का x के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे तो एक का तो x का तो हो जाएगा 1, एक का हो जाएगा 0। ये सेकंड मान को ऐसे कैसे रख लेंगे तो यहाँ आ जाएगा y + b। y के सापेक्ष करेंगे तो पहला मान ऐसे कैसे
और y के सापेक्ष करें तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, ये हो जाएगा। अब इसको तो बोलते हैं q और इसको बोलते हैं p। अब इस ऑप्शन समीकरण 1 दे देंगे। अब इनको समीकरण 1 में रखेंगे तो z बराबर ये मान तो आ गया q का और ये मान आ गया p का, तो z बराबर pq हो जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में z बराबर pq आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अपने पास z बराबर pq आ रहा है, तो पहला ऑप्शन ही सेटिफाई हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद 0 1 1 3 2 7 तथा 3 13 बिंदुओं से गुजरता है तो बहुपद होगा। अब आप ये इन ऑप्शनों में अपने को ये बिंदु रखना है। 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 7 आएगा, 3 रखेंगे तो 13 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सेटिफाई हो रहा है। देख के चेक करिए। 0 रखे, x की जगह 0, x की जगह 0, तो क्या आ गया 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 आ गया। 2 रखेंगे, 2 दूना 4 प्लस 2 6 और 1 7। इसी प्रकार 3 रखेंगे तो 3 3 9 प्लस 3 12 और 1 13। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सेटिफाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट होगा। और ये वाला क्वेश्चन है डेल लॉग एफ एक्स। तो इसका देखिए ये होता है डेल एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये अपने एन ए टॉपिक का क्वेश्चन है, तो इसका करेंगे तो यह आ जाएगा लॉग एफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एफ एक्स। तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए एफ एक्स प्लस एच बटे लॉग बी हो जाता है एफ एक्स। अब इसको खोलेंगे ना तो एफ एक्स देखिए प्लस डेल एफ एक्स हो जाता है। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एफ एक्स प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। अब इनमें भाग देंगे तो लॉग भाग देंगे तो देखिए दोस्तों, लॉग एफ एक्स में एफ एक्स का भाग दिए तो 1 प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है चेक करिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 50वां क्वेश्चन। ये भी एन ए का ही क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, ये इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3 मान एफ ए बी सी। तो अपने पास एफ एक्स दे रखा है 1/x। तो इस प्रकार रखते हैं इसको, पहले और दूसरे मान को 1/AB माइनस दूसरे और तीसरे मान को B/C बटे C माइनस इधर वाले से इधर वाले को उठाते हैं C माइनस। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे ABC रख देते हैं बटे में AB, यहाँ बच गया C, BC कट गया A, C माइनस A अपॉन C माइनस A से C माइनस A कैंसिल। तो अपना आंसर आ जाएगा 1/ABC। कौन से ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ R दे रखा है, इसका R की पावर M की प्रवणता ज्ञात करनी है, मतलब डाइवर्जेंस R की पावर M का ज्ञात करेंगे। तो अपने पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R की पावर M-2 R सदिश। अब 52वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ये दिक् अवकलज की दिशा दे रखा है। अपने को दिक् अवकलज का फॉर्मूला होता है डेल एफ यू कैप, और यू कैप को हल करेंगे ले तब यह आएगा यू सदिश अपॉन यू सदिश का परिमाण। यू सदिश दे रखा है अपने पास ये वाला है ना, इसको यू सदिश मान लेते हैं। यू सदिश बराबर 2i कैप माइनस 3j प्लस 6 कैप, और इसका परिमाण निकालेंगे तो आ जाएगा 4 + 9 + 36 बराबर 7। अब डेल एफ निकालेंगे है ना, तो इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अंदर एक्स स्क्वायर को एक्स से करें तब एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड। अब इसका डेल एफ एक्स के सापेक्ष करें 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप, और वाई के सापेक्ष करें 2xy जे कैप, और जेड के सापेक्ष करें तो जेड का 1 हो जाएगा 1 के कैप। अब इसमें अपने पास बिंदु रखना है। बिंदु क्या दे रखा है, 1 -1 और 0 ये रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये 1 रखा है, x की जगह 1 3 और -1 2i कैप, और यहाँ रखेंगे x की जगह 1 y की जगह -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +2j कैप और -k कैप। अब इस वाले सूत्र में रखना है इन मानों को। तो डेल एफ कितना आया
2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डॉट, और u कैप कितना आया ये वाला, ये u सदिश कितना आया, u सदिश आया दे रखा है अपने पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, है ना दोस्तों, ये दे रखा है। और परिमाण कितना आया 7। अब i को i से गुणा करना है, j को j से और k को k से। तो देखिए i को i से करें 2 दूना 4 और 2 दूना 4, j को j से -6 अपॉन 7, यह आ जाएगा अपने पास -8 अपॉन 7। कौन से ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार ज्ञात करना है। अब 53वां क्वेश्चन देखिए। अब 53 में क्वेश्चन में ऐसा आता है ना, तो अपने को ऐसे करना है डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y। इसको हल करेंगे अपन, तो अपने पास 53 में आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2, है ना। उस उत्तर से कर लेना, कोई दिक्कत हो तो बता देना। किसी भी क्वेश्चन में जैसे मैं हिंट दे रहा हूँ, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रह रहा हो तो आप बता देना, मैं उस क्वेश्चन का या तो शॉर्ट के माध्यम से बता दूंगा, या आपको कमेंट करोगे तो कमेंट में इसका आंसर दे दूंगा। अब 54वां क्वेश्चन देखिए। इनमें से असत्य कथन ढूंढना है अपने को। देखिए पहला ऑप्शन, चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह चक्रीय होता है। ये तो बिल्कुल सही है कि चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह चक्रीय होता है। ऑप्शन नंबर बी, अपरिमित चक्रीय समूह का प्रत्येक उचित उपसमूह सदैव अपरिमित होता है। ये भी सही है। चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह विशिष्ट उपसमूह होता है। किसी समूह जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय एच जी का उपसमूह यदि और केवल एच इनवर्स बराबर एच होता है। ये गलत होता है, एच इनवर्स बराबर एच नहीं होता है, तो यही आ जाएगा अपने पास असत्य कथन। 55वां क्वेश्चन देखिए। जी बराबर दे रखा है 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, जहाँ आइटा बराबर √-1। सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के लिए यदि गणन के लिए एक समूह है, माना h बराबर 1 - 1 और g का एक उपसमूह है, तो विभाग समूह g अपॉन h की कोटि ज्ञात करना है। तो g बराबर तो अपने पास कितना दे रखा है 4, 1 2 3 4, और h की कोटि दे रखा है कितनी 1 और 2। तो g अपॉन h की कोटि ज्ञात करेंगे, तो g तो 4 है, h 2 है, 4 में 2 का भाग दिए तो 2 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55 ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है दोस्तों। 56वां क्वेश्चन देखिए। माना फलन f आर नोट से आर नोट, जहाँ f(x) बराबर x4 x बिलोंग्स टू आर नोट गुणात्मक शून्य रहित सभी वास्तविक संख्याओं का एक समूह है, तो आर नोट की अंतरकारिकता f की अष्टि ज्ञात करना है। तो ऑप्शन में देखिए x4 की जगह 1 रखिए तो 1 आएगा, 1 आ रहा है, सही है। अब ये तो आ रहा है। अब ऑप्शन बी देखिए एक बार, देखिए x4 की जगह 1 रखें तो 1, और x4 की जगह -1 रखेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो यह आ जाएगा। अब जैसे अब ये तो 1 1 है, तो एक बार डबल वाले को देख, ऑप्शन नंबर डी देखिए, 0 रखेंगे x4 की जगह 0 आ जाएगा, 0 तो आना ही नहीं है, 1 ही आना चाहिए, तो 1 और -1 में 1 आ रहा है। तो 56वां क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57वां क्वेश्चन देखिए। यदि r प्लस डॉट एक वलय हो तो असत्य कथन। 57 में भी अपने को असत्य कथन ही ज्ञात करना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। 57वें क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर ए डॉट 0 बराबर 0 a बिलोंग्स टू r, -a डॉट -b बराबर a डॉट b, और a डॉट b बराबर 0 आइदर a बराबर 0 और b बराबर 0, यही असत्य होता है। और a² बराबर a होता है, और a + a बराबर 0 होता है। 58वां क्वेश्चन देखिए। माना M2 सभी 2 गुणा 2 मैट्रिक्सों का एक समुच्चय है जिनके अवयव वास्तविक संख्याओं तो M2 प्लस डॉट है। इसका होगा शून्य भाजक सहित वलय, ऑप्शन नंबर डी। 59वां क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन है ना, ये देखिए सदिश समष्टि V2R AB। अब जैसे सारणी करेंगे A1 A2 और B1 B2। अब इसका हल करेंगे तो ये देखिए, इसको इससे मल्टीपल करना है, तो A1 B2 माइनस A2 B1। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर में कौन से में आ रहा है, और बराबर में 0 आता ही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में B1 B2 माइनस A2 B1 बराबर 0 आ रहा है, तो यहाँ आना चाहिए था A1, B1 की जगह आना चाहिए A1। यहाँ देखिए A1 B2 प्लस आ रहा है, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा।
A1 A2 आ रहा है, ये गलत है, A1 A2 आ रहा है, ये गलत है। तो अपने पास हो सकता है ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो, क्योंकि B1 की जगह A1 होगा। तो अगर इस ऑप्शन को अगर अपन हल करेंगे, क्वेश्चन को अगर हल करना चाहते हैं तो ऑप्शन ए लगाएंगे, वरना ये डिलीट क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो इस क्वेश्चन को सेटिफाई कर रहा हो, है ना। 60वां क्वेश्चन देखिए, C+R+ क्रमशः सम्मिश्र संख्या और वास्तविक संख्या के क्षेत्र को, इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें ऑप्शन 60 में, हाँ बी होगा। अब 61वां क्वेश्चन है ना दोस्तों, ए बराबर, अब एन की जगह अपन 1 2 3 4 ऐसे रखते जाते हैं, आइटा अपॉन 1, आइटा अपॉन 1 तो आएगा या आइटा हो जाएगा, आइटा अपॉन 2, आइटा अपॉन 3, ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या होगा, विवर्त होगा या समवर्त होगा या दोनों होगा या दोनों नहीं होगा। तो ये देखिए 61वां क्वेश्चन, तो ये न तो विवर्त होता है और न समवर्त होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन न तो विवर्त होता है और ना ही समवर्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माना FZ u ऑफ XY प्लस आइटा u ऑफ XY एक वैश्लेषिक फलन है जहाँ u ऑफ XY e⁻x cos y। ये विश्लेषिक, अब विश्लेषिक ज्ञात करने के लिए अपन कोशिपर में सर्टिफाई करने चाहिए, डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल y बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल x। इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा e⁻x sin y प्लस c, ऑप्शन नंबर ए।